हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पिटिशन गीता। तो आज का जो टॉपिक है फ्रांसिस्को गोया, जो वेस्टर्न आर्ट के फेमस आर्टिस्ट हैं। इसमें बहुत सारे मोस्ट पॉपुलर पेंटिंग्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका यूपीटीजीटी हुआ या फिर DSSS हुआ या फिर आपका नेट हुआ। तो ये वेस्टर्न आर्ट का ही टॉपिक है, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसमें आपको पूरा डिटेल्स कराएंगे और साथ साथ में आपको पेंटिंग्स भी बताते जाएंगे और उनकी सीरीज में कितने चित्र बने हुए हैं ये भी बताएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन रहता है कि इसमें कितनी सीरीज बनी है, कितने चित्र बने हैं, इसमें कंफ्यूजन रहता है। तो पहले हम जो बात करने वाले हैं, जो फ्रांसिस्को गोया, जो स्पेन का संधिकालीन चित्रकार था। स्पेन का संधिकालीन चित्रकार था, वो कैसे, आगे बताते हैं। पहले हम बात करते हैं इनके जन्म। तो इनका जन्म 1746 में स्पेन में हुआ था और इनकी मृत्यु 1828 में फ्रांस, जो 82 वर्ष की उम्र में इनका डेथ हो गया था। अगर यहाँ पर बात की थी प्रसिद्धि की, तो प्रसिद्धि इनकी पेंटिंग में, यानी कि चित्रकार भी है, चित्रकारी भी काम करते थे, ऑयल कलर में काम करते थे, प्रिंटिंग छापाकार, यानी कि जो छापाकार में इन्होंने एक्वाटिंट और इवन एचिंग में काम किया है। एक्वाटिंट और ये जो है एक्वाटिंट और इवन इन्होंने एचिंग में भी काम किया है। एक्वाटिंट समझ रहे हैं ना, जिसमें रेजिन डस्ट का प्रयोग होता है, और एचिंग जिसमें अम्लांकन किया जाता है, एसिड का प्रयोग होता है। तो इसी कारण यहाँ पर जो है इनको प्रिंट मेकर्स के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इसको मतलब सही कर लेना। बाकी है एचिंग एंड ड्राई पॉइंट्स, जो है यहाँ पर इन्होंने ड्राई पॉइंट्स में भी काम किया हुआ है। अब हम बात करते हैं कला आंदोलन। कला आंदोलन में इनका कौन सा है, स्वच्छंदतावाद, और यानी कि जिसे रोमांसवाद भी कहते हैं, यानी कि रोमांटिकिज्म और प्राकृतवाद। ये सभी के सभी जो आप लोग नाम देख रहे हैं ना, ये सभी एक नाम है। स्वच्छंदतावाद, रोमांसवाद, रोमांटिकिज्म, ये सभी एक नाम है। नेक्स्ट बात हम करते हैं, यहाँ पर आप लोग ये इनकी पिक्चर्स के बारे में बात करते हैं। देखो, गोया जो थे उन्होंने अल्बा की डचेस का यहाँ पर जो चित्र की एक समय लेटी हुई स्थिति में बनाया था। आपको मैंने ये पॉइंट नहीं बताया था कि इन्होंने जो स्पेन के जो संधिकालीन चित्रकार हैं वो इसलिए कहे जाते थे क्योंकि इन्होंने दो में काम किया था, एक नवशास्त्रीयवाद में भी काम किया था, फिर आते आते फिर लास्ट टाइम पर ये जो है फ्रांसिस्को गोया, वो लास्ट टाइम पे जो स्वच्छंदतावाद की तरफ मुड़ गए। ठीक है, तो इनकी जो है कुछ पिक्चर्स है जो नवशास्त्रीयवाद से भी मिलती हैं, फिर बाद में जो है इसके बाद, इसीलिए यहाँ पर इनको स्पेन का संधि कलाकार कहा जाता है। बाकी बात करते हैं यहाँ पर गोया की अल्बा की डचेस के दो चित्र एक समय लेटी हुई स्थिति में बनाया हुआ है। ये एक अनवरत और दूसरा यहाँ पर मतलब एक है वस्त्र सहित। ठीक है, एक है जो ये कह सकते हैं, दूसरा है वस्त्र सहित बने। सबसे लोकप्रिय उद्धृत मॉडल डचेस ऑफ अल्बा है। यहाँ पर इन्होंने जो फ्रांसिस्को गोया है, इन्होंने दो पिक्चर बनाई थी। एक जो बनाई थी वो निर्वस्त्र थी। ठीक है, एक कौन सी थी, निर्वस्त्र थी, और यहाँ पर जो है एक सवस्त्र थी, यानी कि एक कपड़े हुए पहने हुए थी और एक थी बिना कपड़ों के। उनमें से जो है सबसे जो फेमस स्कल्पचर जो है चित्र था, वो यहाँ पर इनका मॉडल डचेस ऑफ अल्बा की ये वाला जो था। बाकी है ला माजा डेजनुडा को पश्चिमी कला में पहली पूरी से जो है अपवित्र आदमकद महिला नग्न के रूप में वर्णित किया गया है। जो ला माजा है, यहाँ पर इनका जो नाम दिया था, इन्होंने जो पेंटिंग बनाई थी फ्रांसिस्को गोया ने, इन्होंने जो बनाया था उसको नाम जो दिया था वो माजा नाम दिया था। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि फ्रांसिस्को गोया ने जो पेंटिंग बनाई थी, गोया की जो पेंटिंग है अल्बा की डचेस की, जो दो चित्र बनाए थे उसमें इन्होंने जो बनाया था उनकी पेंटिंग में क्या नाम दिया था, तो आप लोग बता सकते हैं कि माजा नाम दिया था। ठीक है, तो ये पॉइंट्स यहाँ से याद रखिएगा। और बाकी तो मैंने आप लोग को बता दिया है कि कौन से कलाकार हैं, तो स्वच्छंदतावाद के कलाकार हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जो है पॉइंट्स आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट आपको साथ साथ में बताती जा रही हूँ, और साथ साथ में लास्ट में क्वेश्चंस भी हैं तो उसको भी बता दूंगी। बाकी बात करते हैं, अब हम जो दूसरी बात जो करने वाले हैं, इनका जो है 1792 में जो ला कैप्रिकॉस, ठीक है, यानी कि जो ला कैप्रिकॉस जो है, इन्होंने इस पर ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये ला कैप्रिकॉस जो है ये क्या है, एक सीरीज है, और इस सीरीज में इन्होंने जो चित्र बनाए थे कम से कम 80 चित्र बनाए थे। अब यहाँ पर इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि 1792 के अंत में जब गोया बहरे हो गए थे, तब उन्होंने एक्वाटिंट में श्रृंखला शुरू करी थी। इससे पहले क्या है, इन्होंने चित्र बनाए थे जिसे ला कैप्रिकॉस
को 1799 में प्रकाशित किया गया था और यह श्रृंखला 1797 और 1799 के बीच में ये पूरी करी गई थी, क्योंकि यहाँ पर 80 प्रिंट बनाए हैं। अब 80 प्रिंट तो एक बार में बन नहीं जाएंगे, तो 1797 से 99 तक इन्होंने ये पेज पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो 1799 में गोया ने 80 कैप्रिकॉस के प्रिंट जो है प्रकाशित किए गए थे, 1799 में प्रकाशित हुए थे। ठीक है, जब पूरा कंप्लीट हो गया था तब उसके बाद यहाँ पर 80 प्रिंट प्रकाशित करे गए थे। तो यहाँ पर उसी का आप लोग पिक्चर देख रहे होंगे, ये प्लेट 43, क्योंकि हम जो एक्वाटिंट बनाते हैं, एक्वाटिंट जो बना लेते हैं वो कैसे बनाते हैं, वो हम उसी से बनाते हैं ना, प्लेट पर बनाते हैं ना, तभी तो हमारा जाके पेपर पर होता है। तो ये पेपर पर तो बना हुआ है, लेकिन ये प्लेट 43 का ये पिक्चर आप लोग जो देख रहे हैं, द स्लीप ऑफ रीजन प्रोड्यूस मॉन्स्टर, या फिर बोल सकते हैं द स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मॉन्स्टर, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो जो इसी का ही पार्ट है, जो 80 प्रिंट तैयार करे गए थे कैप्रिकॉस के, उसी का ही ये पार्ट है। बाकी बात करते हैं, नेक्स्ट है गोया ने जो 19वीं और 20वीं सदी के प्रसिद्ध कलाकारों को प्रभावित करती है। गोया को पुरानी कलाकार व अंतिम आधुनिक का प्रथम माना जाता है। कलात्मक की दृष्टि से यहाँ पर उन्होंने आरंभ में रोकोको विकास काल में नवशास्त्रीवाद, तथा जो चीज मैंने अभी बताया था कि इन्होंने नवशास्त्रीवाद, ठीक है, रोकोको विकास काल में नवशास्त्रीयतावाद और प्रौढ़ता के युग में स्वच्छंदतावाद का समन्वय उपलब्ध होता है। इसीलिए यहाँ पर इनको स्पेन के संधि कलाकार कहा जाता है। इन्हें कभी कभी एक्वाटिंट के रूप में भी जाना जाता है। जैसे मैंने आप लोग को बताया था, इनकी पिक्चर्स भी बताई थी कि इनकी एक्वाटिंट में भी पेंटिंग बनाई हुई है। इवन इन्होंने ड्राई पॉइंट में भी काम किया हुआ है, एचिंग में भी काम किया हुआ है, और बाकी तो मैंने आप लोग को सारा प्रोसेस बता ही दिया है कि ये जो है कौन कौन सा इनका प्रोसेस है। और एक पॉइंट और आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये जो पॉइंट आप लोग को दिख रहा है ना, ये वाला, कि गोया ने 20वीं से 19वीं सदी वाला प्रसिद्ध कलाकारों को जो प्रभावित करती है, ठीक है, ये वाला जो पेंट आप लोग दिखाई दे रहा है ना, ये वाला जो गोया ने 19वीं और 20वीं सदी के प्रसिद्ध कलाकारों को प्रभावित करती है। गोया को पुराने कलाकार में अंतिम व आधुनिक का प्रथम, ये पॉइंट इसको ध्यान देने वाली बात है। अब कैसे, क्योंकि गोया को पुराने कलाकार में बात करते हैं तो कौन सा आ जाएगा, अंतिम कलाकार, और आधुनिक का आ जाएगा तो वो कौन सा माना जाता है, प्रथम कलाकार, क्योंकि ये जो है 19वीं और 20वीं सदी के प्रसिद्ध कलाकारों को ये प्रभावित करती है। यानी कि जो आने वाले टाइम में है आधुनिक काल का, उसमें भी इनको प्रथम कलाकार माना जाता है। और जो है पुराने कलाकार में से उनको, अब कोई नया है तो अब उनका जो प्रथम होगा, तो यानी कि इसका मतलब है जो पुराने कलाकार में से उनका तो वो अंतिम ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। तो यही चीज है, इसको ध्यान दीजिएगा। बाकी हम बात करते हैं यहाँ पर इनका जो विषय था कैप्रिकॉस, इसमें गोया ने किसी भी सभ्य समाज में पाई जाने वाली असंख्य कमजोरियों और मूर्खताएं और सामान्य पूर्वग्रह और धोखेबाज प्रथाओं को दर्शाया गया है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, लव एंड डेथ। ऐसे ही आप लोग यहाँ पर मूर्खताएं वाले भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नींद वाली थी, यहाँ पर जो आप लोगों ने देखा था द स्लीप रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मॉन्स्टर वाला जो आप लोगों ने देखा था, वही चीज यहाँ पर इस टाइप का इन्होंने ला कैप्रिकॉस में बताया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है, सब्जेक्ट भी उसका लिखा है, कमजोरियां, मूर्खताएं, सामान्य पूर्वग्रह और धोखेबाज प्रथाओं को दर्शाया गया है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये भी उसी का ही पार्ट है, कैप्रिकॉस का ही पार्ट है। ठीक है, कैप्रिकॉस, तो ये जो है कैप्रिकॉ भी कह सकते हैं, कैप्रिकॉस भी कह सकते हैं। जो नंबर 10, ये नंबर 10 का ही पार्ट है, ये है लव एंड डेथ। ठीक है, ये लव एंड डेथ भी पूछा जाता है एग्जाम में, आ चुका है एग्जाम में, तो याद रखिएगा ये इन्हीं का ही है। बाकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे द थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट पॉपुलर पेंटिंग है द थर्ड एंड 2 में, यानी कि 2 मई और 3 मई, ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहले हम बात करते हैं इनका 2 मई की बात करते हैं। देखो ये जो पेंटिंग आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये पेंटिंग उन्होंने खुद अपनी बालकनी में देखा था। ठीक है, और बालकनी में जो देखा था, वो दृश्य देखा था, तो उनकी आंखों में बिल्कुल पूरा सीन एकदम जो था वो उन्होंने अपने आंखों में बिल्कुल उतार लिया था, और उसी चीज को उन्होंने पेंटिंग में दिखाया था। अब गोया ने 1812 में अपनी पत्नी जोसेफा की मृत्यु के समय और इसी टाइम में लड़ाई हुई थी, यानी कि जो है 1808 से 1808
14 ये था इसका युद्ध का समय। अब इस युद्ध के समय में, अब इसके युद्ध के बीच में इनकी क्या हुई थी, 1812 में अपनी पत्नी जोसेफा मृत्यु के समय वह द 2nd ऑफ मई और 2 मई और द 3rd ऑफ मई 3 मई का चित्रण इन्होंने किया था। इसी के बीच इन्होंने भी चित्रण किया था। ठीक है, जो सैनिक कार्यवाही यानी कि 2 मई और 3 मई का चित्रण स्वयं अपनी बालकनी में से देखे गए कुत्सित कृत्यों के आधार पर किया गया था, क्योंकि जो है इन्होंने खुद देखा था। अब ये जो चीज है इन्होंने खुद देखा और वही चीज यहाँ पर इस पेंटिंग में उतारा है। ये आप लोग जो पेंटिंग देख रहे हैं, ये किसकी है पेंटिंग, ये 2 मई की पेंटिंग है। ठीक है, अब हम जो बात करने वाले हैं 3 मई की बात करने वाले हैं, यानी कि द 3rd ऑफ मई। 1808 में फ्रांसीसी सेना में स्पेन पर आक्रमण किया और 1808 से 4 जो है यहाँ पर 1808 से नहीं, 1808 से 14 होगा ये का प्रायद्वीपीय युद्ध हुआ था और गोया ने फ्रांसीसी के साथ किसी भी तरह की जो भागीदारी से इनकार कर दिया था। इन्होंने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया था, बिल्कुल भी नहीं। उनको मरना थोड़ी ना था, इसीलिए मना कर दिया होगा, बाकी है इसी से बिल्कुल इनकार कर दिया। अब हम जो बात करने वाले हैं द डिजास्टर ऑफ वार। द डिजास्टर ऑफ वार कह सकते हैं या फिर बोल सकते हैं युद्ध की विभीषिकाएं। ठीक है, तो दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों ही याद करिएगा। पहले हम बात करते हैं 1810 से 1820 में गोया ने उत्कीर्ण चित्रों की एक नई श्रृंखला आरंभ करी। उत्कीर्ण चित्र समझ रहे हैं ना, एचिंग, एचिंग समझ रहे हैं ना, अम्लांकन, मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है। तो वही चीज है कि 1810 से 1820 में गोया ने उत्कीर्ण चित्रों की एक नई श्रृंखला आरंभ करी थी। ठीक है, और वो था उसका श्रृंखला का नाम द डिजास्टर ऑफ वार या फिर युद्ध की विभीषिकाएं। इसमें इन्होंने कितने प्रिंट बनाए थे, यहाँ पर 82 प्रिंट की श्रृंखला बनाई थी और इनकी जो मृत्यु के है 35 साल बाद इसको प्रकाशित किया गया था, यानी कि उनकी डेथ हो चुकी थी और उनकी डेथ होने के बाद ठीक 35 साल बाद इसको प्रकाशित किया गया था 82 प्रिंट की श्रृंखला। याद रख लीजिएगा, जो ला कैप्रिकॉस की है उसकी कितने प्रिंट हैं, 80 प्रिंट हैं और फिर जो दूसरी है द डिजास्टर ऑफ वार की वो उसमें 82 प्रिंट हो जाएंगे और यही सीन उसी का ही है द डिजास्टर ऑफ वार। एक कुल्हाड़ी से यहाँ पर उनको काटते हुए दिखाया हुआ, मतलब जो है काटते हुए, मतलब काटने जा रहे हैं, काटा नहीं है, उसको काटा है। बाकी बात करते हैं अम्लांकन एवं उत्कीर्ण चित्र। अब यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं कि इसके अलावा उन्होंने और कौन से अम्लांकन और उत्कीर्ण चित्र बनाए हैं। गोया ने इस विधि में यहाँ पर 4 चित्र श्रृंखलाएं बनाई थी। अब कौन सी बनाई थी, ला कैप्रिकॉस में जिसमें 80 प्रिंट दिखाए हैं, युद्ध की विभीषिकाएं या द जो है डिजास्टर ऑफ वार वाला, तो उसमें बनाया है 82 प्रिंट्स बनाए हैं। इसी तरीके से इन्होंने सांड युद्ध पर भी बनाया है, बुल फाइटिंग भी बनाया है। तो ये चीज है, अब यहाँ पर ये देख रहे हैं ना बुल फाइटिंग वाला, ये बुल फाइटिंग है और बुल फाइटिंग किसकी हो जाएगी, गोया की हो जाएगी। तो गोया ने बुल फाइटिंग बनाया है, तो ये 1824 में बनाया है, ऑयल पेंट्स कैनवास ने बनाया है। ठीक है, तो बाकी हम बात करते हैं इन्होंने कविताएं, जैसे कि कोई भी व्यंग वाली होती हैं और या फिर उन्होंने कोई भी इसी तरीके से यहाँ पर उन्होंने बनाया है फ्रांसिस्को गोया ने। श्रृंखला की पहली 47 प्लेट अम्लांकन जो प्रिंट जो युद्ध की घटनाओं पर आधारित थी, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, युद्ध की विभीषिकाएं वाली बात हो रही है। इन्होंने जो है पहली 47 पेंटिंग जो है वो युद्ध की घटनाओं पर ही आधारित थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं गोया की कहावतों के आधार पर जो चित्र बनाए हैं, जैसे कि कहावतों के आधार पर पिशाचनियों की सभा या फिर पिशाचनियों की सभा। तो यहाँ पर जो है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये पेंटिंग ब्लैक पेंटिंग का ही सीरीज है। अभी ब्लैक पेंटिंग्स के बाद बताएंगे कि जिन्होंने ब्लैक पेंटिंग के 14 पिक्चर्स बनाए थे और 14 पिक्चर्स में यहाँ पर उसी का ही ये पार्ट है। बाकी बात करते हैं भीमकाय राक्षस है, ये राक्षस लिख लेना, उड़ते हुए अश्व हैं, विशालकाय चमगादड़ हैं, भयंकर जीवों का भी अंकन यहाँ पर करा हुआ है। मोस्ट पॉपुलर पेंटिंग है, ब्लैक पेंटिंग से ही लिया गया है, पुत्र भक्षक शनि, या जो 1819-23 में बनाया गया हुआ है। तो अब हम बात करते हैं, ये उसी का ही सीरीज है। अंतिम समय में यानी कि 75 वर्ष की आयु में अकेले और मानसिक और शारीरिक
शारीरिक निराशा में उन्होंने 14 ब्लैक पेंटिंग्स जो 1819 से 1823 में इन्होंने पूरा किया था। ये जो आप लोग पेंटिंग्स देख रहे हैं ना, तो ये जो पेंटिंग्स बनाई है उन्होंने 14 ब्लैक पेंटिंग्स में इन्होंने सीरीज बनाई है, जिसमें से आप लोग यहाँ पर ये वाली पेंटिंग देख सकते हैं कि यहाँ पे सबाथ का ये भी ही पार्ट है, और बाकी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पुत्र भक्षक सनी, ब्लैक पेंटिंग्स, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये सभी है इन्होंने यहाँ पर इसमें ब्लैक पेंटिंग्स में ऐसे ही बनाया है कि जो है मतलब भूत, पिशाचन और राक्षस इस टाइप से यहाँ पर बनाए हैं चित्र, ये कह सकते हैं। तो बाकी है, अब हम जो बात करने वाले हैं, याद रखते जाइएगा कि जो सीरीज है इसमें कितने कितने सीरीज में कितने चित्र बनाए हैं उसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे 14 ब्लैक पेंटिंग्स बनाई हैं, ला कैप्रिकॉस की 80 प्रिंट बनाए हैं, और युद्ध की विभीषिकाएं हैं द डिजास्टर ऑफ वार का उन्होंने 82 प्रिंट्स बनाए हैं, इसको याद रखिएगा सभी लोग। बाकी अब बात करते हैं कि 1793 में उन्हें एक गंभीर और अज्ञात बीमारी हुई जिससे वे बहरे हो गए। उनको पता नहीं चला कि ऐसा क्या बीमारी थी, अचानक ही ये बहरे हो गए थे, जिसका उनका काम निराशावादी होता गया। मतलब ये आप समझ सकते हैं कि इनका जो है मतलब पैरालाइज भी हो गए थे और साथ साथ में जो है बहरे भी हो गए थे, और इसी कारण यहाँ पर उनका काम भी निराशावादी होता गया। 1795 में रॉयल अकादमी का निदेशक भी इनको नियुक्त किया जा चुका है, और एक स्ट्रोक के बाद उनका दाहिना भाग लकवाग्रस्त हो गया था, यानी कि जो इनका लेफ्ट वाला पार्ट है ये वाला, ठीक है, इधर वाला पार्ट जो है लकवाग्रस्त हो गया था, वो भी दाहिना वाला, और दाहिना वाला तो सबसे ज्यादा काम होता है। तो यहाँ पर जो है गोया की मृत्यु यहाँ पर 16 अप्रैल 1828 में इनकी डेथ हो गई। अब देखो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो बहुत ही आसान से क्वेश्चंस हैं, ये पढ़ने के बाद आप लोग को बहुत ही आसान क्वेश्चन लगेंगे। अब देखो यही चीज यहाँ पर कह रहा है कि 19वीं शताब्दी में, अब देखो 19वीं 20वीं शताब्दी में कौन था, फ्रांसिस्को गोया था। तो यूरोप में बनाई हुई पेंटिंग आप तो ऐसे ही पहचान सकते हैं इतना ही पढ़कर, पेंटिंग्स के समूह ब्लैक पेंटिंग्स का नाम दिया गया, और जिसमें यहाँ पर कितने पिक्चर बनाए हैं, 14 ब्लैक पेंटिंग्स बनाए हैं, ठीक है। और यह किसकी बनाई हुई है तो आप लोग बिल्कुल बता सकते हैं, फ्रांसिस्को गोया की बनाई हुई गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ऐसे करके बता सकते हैं फ्रांसिस्को गोया। नेक्स्ट यही चीज है, दूसरा नंबर है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध एचिंग में बनाया है, वो भी कौन सा, द जॉइंट का निर्माण किया है, ये भी कौन हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर फ्रांसिस्को गोया हो जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं यही चीज तीसरा, लव एंड डेथ। बिल्कुल अभी सभी स्टूडेंट बताइएगा कि लव एंड डेथ का कौन सी सीरीज का ये पार्ट है, लव एंड डेथ। तो एचिंग का निर्माण लगभग वर्ष 1803 में यहाँ पर किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर है ये वाला आप लोग समझ लेना, ला कैप्रिकॉस का ही पार्ट है ये लव एंड डेथ, जो एचिंग का निर्माण लगभग 1803 में करा गया था, और ये किसकी है तो याद रखिएगा फ्रांसिस्को गोया की है, किसकी है, फ्रांसिस्को गोया की हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रांसिस्को गोया किस आंदोलन के चित्रकार हैं। इनको स्पेन का संधि कलाकार कहा जाता है, क्योंकि ये जो रोकोको के बाद यहाँ पर नवशास्त्रीवाद का यहाँ पर जुड़े, और फिर बाद में स्वच्छंदतावाद, लेकिन इनको प्रमुख रूप से किसके बारे में कहा जाता है, रोमांटिकिज्म के बारे में कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा रोमांटिकिज्म के बारे में कहा जाता है, मतलब रोमांटिकिज्म के लिए जाना जाता है। अब इसी तरीके से 5 नंबर है, पिशाचिनियों की सभा। अब पिशाचिनियों की सभा मैंने आप लोग को बताया है कि ये जो बनाया है पिशाचिनियों की सभा, ये कौन सा है, द डिजास्टर ऑफ वार, जिसमें बनाया है इन्होंने इसी तरीके से पिक्चर्स इन्होंने बनाए हैं, ठीक है। यहाँ पर ब्लैक पेंटिंग्स में बनाए हैं, तो ब्लैक पेंटिंग्स का ही ये वाला पार्ट है, और ब्लैक पेंटिंग्स में कितने बनाए हैं, 14 चित्र बनाए हैं, 14 ब्लैक पेंटिंग्स में इन्होंने बनाए हैं ये चित्र। तो ये हो गया, ये भी फ्रांसिस्को गोया की है। अब 6 नंबर इसी तरीके से 3 मई के चित्रकार कौन है, तो आप लोग बता सकते हैं फ्रांसिस्को गोया ही चित्रकार हैं, और 2 मई के भी फ्रांसिस्को गोया ही हैं। स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मॉन्स्टर नामक एचिंग सीरीज का किसने चित्रित किया है, ये भी ला कैप्रिकॉस से ही लिया गया है, जिसमें कितने प्रिंट बनाए गए हैं, 80 प्रिंट बनाए गए हैं, ठीक है, 80 प्रिंट बनाए हैं, ला कैप्रिकॉस का ही ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये चीज मैंने आप लोग को पूरे 7 जो है क्वेश्चंस बता दिए हैं, और ये सारे क्वेश्चन
है जो 7 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं ये पहले जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रांसिस्को गोया। और मैंने यहाँ पर आप लोग को जितना भी पूरा कंप्लीट बताया है, तो आप कोशिश करिएगा इसे बहुत अच्छे से पढ़िएगा, एक एक लाइन इसको पढ़िएगा। आप ये किसी भी एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आज के देखो बहुत सारे स्टूडेंट का मतलब वेट कर रहे थे कि एनसीईआरटी की क्लास नहीं हो पाई। तो चलिए, तो यहाँ पर है किसी कार वजह से नहीं हो पाई। अब क्या आप लोग का बताएं, बस नहीं हो पाई। तो बाकी है कल पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोग की क्लास कल हो जाए। बाकी अगर हम बात करते हैं कि अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और हो सके तो शेयर भी ज़रूर करिएगा। और बाकी मैं देखो किसी भी स्टूडेंट ने नहीं देखा है तो इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा, पूरा आप लोग को बता देते हैं। तो यहाँ पर जो है आप लोग इसको ज़रूर पढ़िएगा। 14 ब्लैक पेंटिंग्स बनाई हैं तो याद रखिएगा। बाकी अंतिम समय में बनाई थी ये भी याद रखना। और बाकी यहाँ पर जो है कहावतों के आधार पर बनाए हैं वो भी याद रखना कि कौन कौन सी कहावतों के आधार पर बनाए हैं। और ये जो ब्लैक पेंटिंग्स में है पुत्र भक्षक शनि, जो है पुत्र भक्षक शनि, ये भी पूछा गया है एग्जाम में। तो आप लोग इसको याद रखना। ब्लैक पेंटिंग्स में कितने सीरीज बनाए हैं इसको याद रखिएगा। और यहाँ पर जो है ला कैप्रिकॉस के कितने प्रिंट बनाए हैं, युद्ध की विभीषिकाएं में किसने बनाए हैं। और ये बुल फाइटिंग है, इसको आप लोग चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं बुल फाइटिंग। तो ये भी आप लोग याद रखना। जितना आप लोग को बताया है आप लोग इसको जरूर तैयार करिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बाकी ये चीज रहा। और आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।